भर क्या हुआ, मैं हमारे एक कुत्ते को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, हैप्पी को थोड़ी उसकी पाँव की प्रॉब्लम थी, वो पैर में उसको शायद दर्द होता था, तो दिखाने के लिए उसको सूरत ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा उसको सूरत ले जाओ। तब यहाँ पे दवाखाना नहीं खुला था, अभी तो बहुत अच्छा यहाँ पे हॉस्पिटल वेटरनरी कॉलेज खुल गया है नवसारी में, लेकिन तब नहीं था। तो उसको लेकर के मुझे सूरत जाना पड़ा, तो उसको सूरत लेकर के गई, वहाँ उसको दिखाया और फिर उन्होंने कहा इसका एक्सरे निकलवाओ। फिर उसको एक्सरे, जो हमारे साथ में मेरे साथ में जो गए थे वो उसका एक्सरे निकलवाने लेकर के गए। तो मैं तो डॉक्टर के वहीं खड़ी थी और भी दूसरे पेशेंट्स यानी दूसरे कुत्ते भी आ रहे थे, तो वो डॉक्टर पेशेंट देख रहा था और मैं भी उनके पेशेंट्स को देख रही थी, यानी कुत्तों को देख रही थी। अलग अलग ब्रीड के कुत्ते थे। डॉक्टर भी पेशेंट को देखता जा रहा था, मुझसे भी थोड़ा पूछ रहा था कुछ कुछ बीच बीच में। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बड़ी अच्छी ब्रीड है आपके कुत्तों की, कहाँ से ली है आपने? मैंने कहा जी मुंबई से। अच्छा। फिर बोले बहुत अच्छी, मतलब हाइट हेल्थ बहुत अच्छी है, इनके पेरेंट्स की भी हाइट हेल्थ अच्छी होगी। मैंने कहा हाँ होगी शायद। फिर वो बोले कि देखिए और भी वो सामने से कुत्ता आ रहा है ना, वो भी है लेब्राडोर ही, लेकिन उसकी हाइट देखिए और आप अपने कुत्ते की हाइट देखिए, कितनी अच्छी हाइट है ना आपके कुत्ते की, वो देखो उसकी हाइट अच्छी नहीं है उतनी। मैंने भी देखा, लेकिन मैं उसके साथ साथ दूसरा भी कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। दूसरा मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे मालिक के एक्सप्रेशन थे वैसे ही कुत्ते के एक्सप्रेशन थे। वो मालिक परेशान, कुत्ता भी एकदम परेशान, उसकी आंखों से परेशानी झलक रही थी। और जो मालिक ऐसे विचारों में खोए खोए, कुत्ते भी विचारों में खोए खोए। मुझे वो सीन इतना अच्छा लगा, यहाँ पे तो पूरा दिन बिताया जा सकता है, क्योंकि मालिक देखो कुत्ते देखो, मालिक देखो कुत्ते देखो। बहुत सिमिलर हम लोगों के साथ होता है, जैसे हम लोग होते हैं ना, हमारे बच्चे भी हमारी प्रतिकृति होते हैं। तो वो सिर्फ कुत्तों की बात नहीं है, कुत्तों की रिसीविंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो कुछ खुद तो सोचते नहीं है। हम जो सोचते हैं ना वो उसका ही उनके ऊपर इफेक्ट रहता है। तो कहने का मतलब कि हम हमारे बच्चे जैसा चाहते हैं या हम हमारे देश जैसा चाहते हैं, वैसे हमें हमारे बच्चों का निर्माण करना होगा। अब इस निर्माण में समर्पण का क्या योगदान? तो समर्पण सबसे पहले हम सभी को आत्म केंद्रित बनाता है। समर्पण आत्मा की ओर जाने का एक मार्ग। तो हम सब यहाँ जितने भी इकट्ठे हुए हैं, हम अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग स्थानों से हैं, अलग अलग कार्य में कार्यरत हैं, लेकिन आत्मा से सभी आत्मिक प्रगति की इच्छा लेकर के ही समर्पण से जुड़े हैं। तो जो आज हमारी युवा पीढ़ी आ रही है या आज जो हमारे बच्चे हैं, वो भी एक उच्च आत्मिक स्थिति लेकर ही आ रहे हैं। हम सभी ने जन्म लिया तो माता पिता हमने चूज़ किए थे, यानी आत्मा ने स्वयं सिलेक्शन किया था कि मुझे इस माता पिता के घर जन्म लेना है, मुझे इस धर्म में जन्म लेना है, मुझे इस स्थान पर जन्म लेना है। आत्मा ने जब यह डिसाइड किया, जब यह सोचा, जब यह निर्णय लिया, तो आत्मा ने भी एक लंबा समय निकाला राह देखने में कि उसे उचित माता पिता मिले। हम सभी जब आत्म रूप में थे, जब आत्मा के रूप में थे, जब हमें जन्म तो लेना ही था, लेकिन हम उन माता पिता की राह देखते रहे जो हमारे लिए योग्य थे। तो
जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें यदि हम योग्य माता पिता बनकर प्रस्तुत हुए तो उतनी ही योग्य, उतनी ही अच्छी आत्माएं जन्म लेंगी, जन्म ले चुकी, जन्म ले रही हैं और जन्म लेती रहेंगी। योग्यता हमें विकसित करनी है और उस योग्यता को विकसित करने के लिए नियमित ध्यान का होना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कि हम दिन भर अपनी स्थिति बना के रखें। अपनी दिनचर्या में हम ऐसे व्यस्त न हो जाएं कि हमें बैलेंस रहने का, संतुलित रहने का वक्त ना मिले। दिनचर्या कई बार हमारे हाथ में नहीं होती है, तो कम से कम हम अपना जो मानसिक ढांचा है, जो मन की स्थिति है, वो तो ऐसी बनाएं कि हम केवल सकारात्मक बातों को ही स्वीकार करें। खजाना तो हर किसी में है, हर आत्मा एक खजाना है, हर आत्मा, प्रत्येक आत्मा में खजाना छुपा है अच्छाइयों का। बस उसके ऊपर कुछ न कुछ तो पर्दा रखा ही होता है। खजाना खुला तो छोड़ा नहीं जा सकता, तो खजाना हमेशा छिपा के रखते हैं। उसके ऊपर कई तरह के पर्दे होते हैं, आवरण होते हैं। और हमारा प्रत्येक मनुष्य का एक स्वभाव है कि सर्वप्रथम नज़र क्या आता है, दृष्टि में क्या आता है। तो सर्वप्रथम दृष्टि में आते हैं दोष। तो ये दोष भी एक वो पर्दा है जो उस खजाने को छुपा रहा है। तो हमारी दृष्टि कैसी हो? हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि दोषों पर नजर न जाए। जब हम दोषों की ओर थोड़ा बेध्यान रहेंगे कि छोड़ो, ये तो आवरण है, जब हम दोषों की तरफ नहीं गुणों की ओर हमारा ध्यान अधिक देंगे तो अपने आप गुण उजागर होना शुरू होंगे आपके समक्ष आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के। आप जिनके साथ कार्य कर रहे हैं, आप जिनके साथ रहते हैं, जो आपके मित्र हैं, ये जो आपके पड़ोसी हैं, इन सभी के गुणों में जब हमारा चित्त जाएगा, सद्गुणों में हमारा चित्त जाएगा, हम उनसे क्या सीख सकते हैं इसमें हमारा चित्त जाएगा, तो हम अच्छी चीजें ही ग्रहण करेंगे। और यदि हमारा चित्त दोषों में जाने लगा ना, चाहे हम इच्छा रखें चाहे ना रखें, दोषों में चित्त गया हम दोष ग्रहण करेंगे, गुणों में चित्त गया हम गुण ग्रहण करेंगे। तो ये हमें अपना मानसिक ढांचा बनाना ही होगा। बनाना ही होगा से मतलब हम कौन होते हैं बनाने वाले? हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना सर्वोपरि है, प्रार्थना सबसे शक्तिमान है। हमने प्रार्थना की गुरुदेव से कि गुरुदेव हमें सबके केवल सद्गुण ही दिखाइए, तो विश्वास रखिए आपका चित्त सद्गुणों में ही जाएगा। कोई भी घटना घटित हुई वो अच्छी या बुरी नहीं होती है, उसे देखने का हमारा दृष्टिकोण अच्छा या बुरा होता है। जो भी घटित होता है वो कहीं ना कहीं हमें कुछ तो अवश्य सिखा के जाता है। तो हो सकता है कि कोई घटना हमें दुख पहुंचाने वाली हो, किंतु साथ में हमें अवश्य देखना चाहिए कि अब इस घटना से हम क्या सीखें।
हमेशा अच्छा ही हो, हमेशा बुरा ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम जिस तरह के विचार रखते हैं अक्सर हमारे साथ उसी तरह की घटनाएं घटित होती हैं। तो प्रथम तो विचार आने नहीं चाहिए। तो प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव किसी तरह की विचार ही मत लाएं, आप ही हमारी जीवन नैया को आगे बढ़ाएं। फिर जो भी हो रहा है उसे गुरु इच्छा मान करके आगे बढ़ें। और ये मैं आपसे कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। जीवन में इसी तरह से मैं बढ़ी हूँ, हमेशा इसी तरह से चली हूँ, वही आपसे कह रही हूँ। बहुत दूर दूर तक कभी भी सोचा नहीं। कई बार जब मैं बच्चों से बात करती हूँ, यंगस्टर्स से बात करती हूँ, या जैसे विवाहोत्सुक बच्चों से बात करती हूँ, तो उनकी बातें सुन करके मैं हैरत में पड़ जाती हूँ। इतना सोचते हैं, बाप रे, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था। क्योंकि विवाह के लिए देखते हैं इतने पढ़े हैं कि नहीं, उनके बैंक का बैलेंस इतना होगा कि नहीं, परिवार का स्टेटस ऐसा है कि नहीं, ये लड़का मेरे या ये लड़की मेरे स्वभाव के अनुकूल है कि नहीं। इतना विस्तृत सोचते हैं, इतना डीप, इतना डिटेलिंग में सोचते हैं, एक एक चीज। और सोच सोच करके, बहुत कुछ देख करके अपने लिए वर या वधू का चुनाव करते हैं। मैं साधकों की बात नहीं कर रही हूँ, साधकों में भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन मैं सामान्य समाज की बात करती हूँ। हमारे साधकों में भी ऐसे हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है। तो इतना डिटेल में जब करके भी जब ढूंढते हैं, खोजते हैं अपने लिए वर वधू, और विवाह के 1 आध वर्ष के उपरांत उनसे पूछें कैसा चल रहा है बेटा, तो उनके शिकायत की लंबी लिस्ट होती है। क्यों भाई, आपने तो इतना डिटेल में पता किया था, अब ये शिकायत की इतनी लंबी लिस्ट क्यों? अरे वो तो उन्होंने ये बात छुपाई थी, वो बात छुपाई थी। अरे तो हर इंसान में छुपी बातें तो 1000 होती हैं। गुण और दुर्गुण सभी तो छुपे ही होते हैं, कहाँ सामने आते। खैर, ये मैं प्रत्येक व्यक्ति की बात कर रही हूँ कि हम अपने जीवन में प्रत्येक बात जब गुरुदेव को समर्पित कर देते हैं ना, तो गुरु शक्तियाँ हमें केवल सही तक ही पहुँचाती हैं। जो भी सही है, जो सत्य है, जो आपके लिए योग्य है, वही गुरु शक्तियाँ आप तक आने देती हैं। और जो आपके लिए सही नहीं है उस तक आप पहुँचेंगे नहीं, वो आप तक पहुँचेंगे नहीं, और कुछ भी हमारे साथ गलत हो ही नहीं सकता। जब इस विश्वास के साथ आप चलेंगे, जब इस विश्वास के साथ हम सब चलेंगे, तभी हमारी आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही विश्वास के साथ बढ़ना सीखेगी। और एक छोटा सा आपको उदाहरण अपने जीवन का ही देती हूँ कि जब गुरुदेव ने ये निर्णय लिया कि वो आत्मा की शांति की खोज में जाना चाहते हैं, वो कुछ सीखना चाहते हैं, आत्मिक प्रगति की ओर बढ़ना चाहते हैं, और मैंने जब हाँ कहा, तब मैंने भी बहुत दूर दूर का नहीं सोचा। मैंने सिर्फ इतना सोचा कि हाँ, मैं हूँ और अनुराग है और परिवार है, और कुछ नहीं, कुछ समय तक स्वामी जी जाएंगे, मतलब पतिदेव जाएंगे, और वो जो भी खोज है, उनकी आत्मा की खोज है, वो करेंगे और लौट आएंगे। बहुत ज़्यादा सोचा ही नहीं आगे क्या होगा, कितने वर्ष लगेंगे, उसके बाद क्या होगा, ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं, ऐसा दिमाग में ही नहीं आया, सोचा ही नहीं, और सब होता चला गया। जब हम लोग पूर्वोत्तर राज्यों में थे तो टीचर्स अक्सर बातें किया करते थे, हाँ मेरे बेटे को मैं ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, मेरे बच्चे को ऐसा बनाना है, वैसा बनाना है।
उसके लिए मैं ऐसी सेविंग कर रहा हूँ ताकि मेरा बच्चा जब इंजीनियरिंग के कॉलेज में आएगा तो उसका खर्चा इतना आएगा, वो हॉस्टल में रहेगा उसका इतना खर्चा आएगा। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। पहली बात तो मैंने यही नहीं सोचा कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, यही नहीं सोचा। क्योंकि हर आत्मा, हम इतना तो जानते हैं ना कि हर आत्मा पीछे पहले भी कई जन्म ले चुकी है, उन जन्मों में वो भी कुछ अभ्यास कर चुकी है। जैसे हम ऐसा सोचें कि हम अलग अलग स्थानों, ट्रांसफरेबल जॉब है ऐसा सोचें। चलिए आपको उदाहरण के लिए कह रही हूँ कि जैसे मेरे पिताजी थे, रेलवे में थे और बहुत जगह हमारे ट्रांसफर्स हुए, तो मैं एक किसी स्कूल में 2-4 साल पढ़ी, फिर किसी दूसरे स्कूल में 2-4 साल पढ़ी, फिर किसी स्कूल में 2 साल पढ़ी। ऐसे करते करते अलग अलग स्थानों पर मेरी पढ़ाई हुई। ठीक है, तो मान लो यानी जैसे हुआ मेरा कि दाहोद में मैंने स्कूल की थोड़ी पढ़ाई की, उसके पहले उज्जैन में कुछ वर्ष, 1-2 साल उज्जैन में पढ़ी, दाहोद में कुछ साल पढ़ी, अहमदाबाद में कुछ साल पढ़ी। अब कॉलेज में मैंने होम साइंस पढ़ा है, तो कॉलेज में मैंने मेरी पढ़ाई करने के बाद और फिर कहीं बदली हुई मध्य प्रदेश में। उस जगह यदि मेरे माता पिता मेरे लिए सोचते कि मुझे बीएससी एमएससी कुछ करवाया जाए, या ये वो सोचते कि चलो इसको इंजीनियर बनाया जाए या डॉक्टर बनाया जाए, या वो ये सोचते कि मुझे कोई पेंटर बनाया जाए, तो क्या मैं बन सकती थी? नहीं बन सकती थी। क्यों? क्योंकि मैं एक स्ट्रीम में मैं होम साइंस पढ़ रही थी। तो यदि मुझे आगे बढ़ना ही था, तो यदि मेरे जो होम साइंस के विषय थे उन्हीं में से किसी एक विषय में मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती थी। यदि वो मुझे ऑल ऑफ सडन अचानक से मुझे उठा करके वो मेरा एडमिशन मेडिकल में करवा देते, तो क्या मैं आगे बढ़ पाती? अचानक से वो मुझे आर्किटेक्ट कॉलेज में एडमिशन करवाते, क्या मैं पढ़ पाती? या अचानक से वो मुझे एमबीए के कॉलेज में एडमिशन करवाते, क्या मैं कर पाती? नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मैंने जो पढ़ाई की है वो मेरी पढ़ाई होम साइंस की है। यदि मुझे फूड एंड न्यूट्रिशन में आगे बढ़ाया जाए तो न्यूट्रिशन साइंस में मैं आगे बढ़ सकती हूँ, फूड साइंस में आगे बढ़ सकती हूँ। यदि मुझे टेक्सटाइल डिजाइनिंग में आगे बढ़ाया जाए तो बढ़ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल मैंने पढ़ा है। यदि मुझे साइकोलॉजी में आगे बढ़ाया जाए मैं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी मेरे कोर्स में इंक्लूडेड थी। लेकिन जो मैंने पढ़ा नहीं, जो मैंने कुछ किया नहीं, उस विषय में मुझे आगे बढ़ाया जाए तो मैं कैसे करूंगी? ठीक इसी तरह से हर बच्चा अपने पिछले जन्मों में कुछ तो पढ़ के आया है, उसी के आगे का विकास हम उसे इस जन्म में करवाने वाले हैं। तो फिर हम कौन होते हैं उसके लिए ये डिसाइड करने वाले कि उसने डॉक्टर बनना चाहिए या उसने इंजीनियर बनना चाहिए, या उसने आर्किटेक्ट बनना चाहिए या उसने सीए बनना चाहिए, उसने क्या करना चाहिए, ये तो हमें उस बच्चे की रुचि देखकर ही पता चलेगा। घर का उदाहरण दूं तो जब अनुराग छोटा था, 1.5-2 साल का था, तो जो बैटरी सेल होते हैं ना, जिससे ट्रांजिस्टर चलता है या जिससे रिमोट चलता है, या ऐसे छोटे जो बैटरी सेल्स होते हैं, वो पुराने समय में ट्रांजिस्टर वगैरह काफ़ी उपयोग में लाया जाता था, रेडियो ट्रांजिस्टर। तो उसकी बैटरीज ख़त्म हो गई तो दूसरी बैटरीज डाली, जो पुरानी बैटरी थी वो निकाल के रखी। तो घर के दरवाजे पर आगे ऐसा स्लोप बना हुआ था छोटा, साइकिल या मोटरसाइकिल ऊपर ले जाने के लिए। तो अनुराग उसके ऊपर वो 2 बैटरी सेल्स उसने रखे, उसके ऊपर एक गत्ता रखा, गत्ता यानी जो कॉपी का कड़क पुष्ठा होता है ना, पुट्ठा होता है, वो उसने रखा, उसके ऊपर गत्ता रखा और फिर उसके ऊपर कुछ सामान रखा और बोला चला 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 मेरा ट्रक चला, चला 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 मेरा ट्रक चला।
और वो स्लोप से बराबर वो जा रहा था। तो ऐसे ही वो तरह तरह के कुछ कुछ खेल खेलता था। जब वो 6 साल का था और मेरा दूसरा बेटा अम्बरीश के लिए ट्राइसिकल लाए, तब अम्बरीश 1 साल भर का था, उसके लिए ट्राइसिकल लाए, साल सवा साल का होगा, उसके लिए ट्राइसिकल लाए, 3 पहिए वाली साइकिल वो लेकर के आई। जब अनुराग छोटा था तो उसको भी ट्राइसिकल ला के दी थी। जब अम्बरीश हुआ तो उसके लिए भी ट्राइसिकल लाए, उसको ट्राइसिकल ला करके दी और उसको बिठाया, वो खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद में मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने कहा क्यों रो रहा है? देखा तो अम्बरीश एक तरफ बैठा हुआ था और अनुराग ने पूरी ट्राइसिकल खोल करके रख दी थी, एक एक पुर्जा अलग, पूरा सारे। मुझे इतना गुस्सा आया इसके ऊपर, अनुराग के ऊपर। मैंने बहुत जोर से डांटा, ये क्या किया तूने? मतलब आधा घंटा नहीं हुआ था मुझे ट्राइसिकल देके, उसने पूरी ट्राइसिकल खोल के रख दी। मैंने कहा ये क्या किया तूने? अब जैसी खोली थी वैसी की वैसी बना करके दे तेरे भैया को, मुझे भी और काम पड़े, क्या करता है? तो कुछ भी बोला नहीं। और थोड़ी 10-15 मिनट मेरा एकदम जोर से डांट सुन करके तो अम्बरीश भी चुप से बैठ गया। उसको लगा मम्मी बहुत ही तेज गुस्से में लगती है। और उसके बाद में मैं किचन में चली गई, अपना काम करने लगी, रसोई घर में खाना वाना बनाना था सो। और थोड़ी देर के बाद में देखा तो साइकिल चलाता हुआ अम्बरीश आया। मैंने कहा अरे बना भी ली तूने? तो ये घटना देख करके या घटना सुन, मतलब जब देखी तब भी मुझे ख्याल में नहीं आया कि अनुराग का इंटरेस्ट किस तरफ है। जब ये घटना मैंने ऐसे ही मेरी बहन को बताई और पड़ोसियों को ऐसे बताई, तो जिस किसी को भी बताती ना वो कहता आपका बेटा ना बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। तो मैं बोलती एक साइकिल क्या निकाल के जोड़ दिया आपने, तो उसको इंजीनियर ही बना दिया। लेकिन उसकी सारे वो जो कुछ भी करता था उसके एक एक काम जो थे ना वो बताते थे उसका डीप इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ का। घर का वो टेप रिकॉर्डर खराब हुआ तो सब करके हो गया जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, पूरी रिपेयरिंग 8-10 बार करवा ली, सब हो गया। जब वो बिल्कुल ही ढोल बन गया, क्योंकि होता है ना चलता नहीं तो हम थोड़ा सा इधर से पीटते इधर से पीटते इधर से पीटते, चल जा भैया चल जा भैया। वो सब होकर के एकदम जब उसका कबाड़ा हो चुका था तो मैंने कहा भी चलो ठीक है इसको तो फेंक ही देना है। तब अनुराग बोला मम्मी मैं इसको लूँ? मैंने कहा हाँ ले। उसने उसमें से मोटर निकाली, ये निकाला, कुछ कुछ निकाला और उसको इलेक्ट्रिक वायर से या बैटरी से कनेक्ट करके और उसके बाद में वो उसके ऊपर वो पंखा घुमाता था छोटा सा। तो मैंने कहा ये कैसे किया? बस ऐसे ही। तो ये सारी बातें ग्रेजुअली मुझे भी समझ में आने लगी कि नहीं सचमुच इसका इंटरेस्ट, डीप इंटरेस्ट जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ है। तो ये उसका इंटरेस्ट देखते हुए ही उसको इंजीनियरिंग में भेजा, लेकिन उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी। बल्कि सच कहूँ तो जब वो 11वीं में पढ़ता था ना तब भी मेरी ये स्थिति नहीं थी, आर्थिक स्थिति, कि मैं उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला सकूं। तब मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं उसके हॉस्टल का खर्च वहन कर सकूं। लेकिन तब भी हर चीज़, हर बात ईश्वर को समर्पित थी, गुरुदेव को समर्पित थी कि हाँ ठीक है, इसके लिए जो भी होना योग्य होगा हो जाएगा। उस 1 वर्ष में क्या परिवर्तन आया? गुरुदेव ने उसकी सारी व्यवस्था कर दी। जब एडमिशन की बारी आई तो एडमिशन भी हो गया सही जगह पे, कॉलेज भी बहुत अच्छा और हॉस्टल भी बहुत अच्छा और पूरा उनका कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा और बहुत अच्छे से वो सीख भी गया। मतलब कहने का अर्थ वो अपने पिछले जन्मों से जो पढ़ते आया था बस मैंने कुछ भी नहीं किया, उसी की आगे की पढ़ाई उसको दे दी। तो हमें भी माता पिता बनकर अपने बच्चों का ये ऑब्जर्व करना है। बच्चे 16 साल तक हमारे हाथ में होते हैं। इन 16 वर्षों में हम इतना तो देख सकते हैं कि हमारे बच्चे की रुचि किस और है।
उसकी रुचि के अनुसार 16 वर्ष के होने तक बच्चा 10वीं पास, 15-16 वर्ष के होते हैं 10वीं पास कर लेते हैं, तो 11वीं और 12वीं में उसकी रुचि जहाँ है और उसका एडमिशन करवाएं। और हम यदि सचमुच शिक्षक हैं तो माता पिता की सहायता करें ये देखने में कि बच्चे की रुचि किस ओर है।